हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार जुड़ा हुआ था एलडीसी एग्ज़ाम के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के। और आप सभी लोगों को पता है कि बीच में जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक ना होने के कारण क्लासेस नहीं हो पाई थी, लेकिन आज से हमारी क्लासेस वापस स्टार्ट हो रही है। और आप लोगों ने अगर प्लेलिस्ट के अंदर देखा हो तो हमने 18 क्लासेस ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल करवा दी है। और टॉपिक वाइज टॉपिक हम पढ़ रहे थे, तो हमने स्टार्ट करा था टॉपिक कौन सा दोस्तों, जेनेटिक्स, और उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। यानी हमारे ये जो 7th नंबर का पॉइंट था सिलेबस में वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हमने रक्त समूह और रक्तदान के बारे में पढ़ा, फिर आरएच कारक के बारे में पढ़ा था, फिर रोगाणु और मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था, मानव रोग के कारण क्या है, उसके निवारण कैसे किया जा सकता है, वो हमने पूरा पढ़ लिया था। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पादपों का जो आर्थिक महत्व होता है उसके बारे में, यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट, इसके बारे में बात करूंगा। और इसके साथ साथ ये भी समझाते हुए चलूंगा कि आपको जंतुओं का आर्थिक महत्व है उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो फिर अपना जो है मैं आज कोशिश करूंगा, मेरी तबीयत पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि 9th टॉपिक आज ही एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं तो पादपों का आर्थिक महत्व। आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल देंगे और इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जब हम आर्थिक दृष्टि से, आप लिखिए अब पहला पॉइंट कि आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान पादपों, आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान पादपों तथा उनके उत्पादों का अध्ययन क्या कहलाएगा। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम कोई भी पादप यानी पेड़ पौधे, पादप मतलब आप समझ सकते हैं पेड़ पौधे, घास वगैरह ये सभी, ठीक है, जिसमें अनाज वगैरह सब आ गए। तो ये जो पेड़ पौधे और ये जो हमारे छोटी बड़ी झाड़ियाँ जो होती है, उन सभी को अगर हम आर्थिक दृष्टि से कुछ है यानी उसका हमारे को इकोनॉमिकली कुछ बेनिफिट हो रहा हो, तो हम जब उस बात का स्टडी करेंगे, यानी कि पेड़ पौधों से इकोनॉमिकली बेनिफिट्स का जब अब स्टडी की जाती है, उसे कहा जाता है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। क्या कहा जाएगा? आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान को आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान को आप इंग्लिश में कहेंगे इकोनॉमिक बॉटनी। क्या कहोगे? इकोनॉमिक बॉटनी। समझ में आ गई बात? तो आर्थिक दृष्टि से जब हम पादपों की बात करते हैं तो उस अध्ययन को, उस स्टडी को कहा जाता है आर्थिक वनस्पति विज्ञान यानी इकोनॉमिक बॉटनी। क्लियर है? अब हम जो है डायरेक्टली इसके अंदर बात करेंगे जो भी हमारे पहले खाद्य से संबंधित, यानी हम जो खाने में उपयोग लेते हैं उन पादपों के बारे में। उसके बाद में आगे आगे जो है हम पढ़ते जाएंगे अलग अलग प्रकारों के बारे में। तो आप अभी अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे क्या दोस्तों? तो अभी आप कॉपी में हेडिंग डालेंगे खाद्य संबंधी या खाद्यान्न संबंधी, खाद्यान्न संबंधी पादप। ठीक है, यानी वे पादप जिनका हम खाद्यान्नों में उपयोग करते हैं, खाद्यान्नों से संबंधित है, उनके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। जिसके अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने जा रहा हूं किसके बारे में दोस्तों? तो आप जो है पहले ये समझेंगे हम कि अनाज जो होता है, अन्न जिसे कहा जाता है, वो अनाज बेसिकली होता क्या है, और उसके अंदर आने वाले जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, इसके बारे में फिर अपन स्टडी करेंगे। तो खाद्यान्नों के अंदर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं अनाज के बारे में। ठीक है,
अनाज या जिसे हम अन्न कहते हैं इसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए ये अनाज या अन्न क्या होता है। तो अनाज जो है बेसिकली अगर बात की जाए तो ये एक बीजपत्री होता है। कैसा होता है? एक बीजपत्री। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये एक बीजपत्री होता है और इस अनाज को ही हम जो है इंग्लिश के अंदर कैरियोप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। लिख लीजिए, कैरियोप्सिस। ठीक है, कैरियोप्सिस कहते हैं किसको? इस अनाज या अन्न को ही। ये एक बीजपत्री होता है और इसी को क्या कहते हैं हम दोस्तों? इसके फल या जो दाने होते हैं जिसे हम कह रहे हैं एक बीजपत्री होते हैं। और ये अनाज क्या होता है भाई? अनाज मतलब ये आपके गेहूं, चावल, ये सभी। तो ये क्या है? एक तरह से दाने हैं या फल कह सकते हैं हम। और इन सभी को क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो अनाज होता है इससे हमारे को फायदा क्या है? तो आप लिखेंगे कि अनाज से हमें मिलता है दोस्तों एक तो स्टार्च, ठीक है, और आप कह सकते हो मंड। क्लियर है? मंड यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है। तो देखिए हमें अनाज से स्टार्च और मंड के ये क्या होते हैं? प्रचुर स्रोत होते हैं या हमें प्रमुखता से मिलते हैं। तो अनाज, स्टार्च और मंड के प्रमुख स्रोत है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अनाज या अन्न जो कि एक बीजपत्री है और इसे हम कैरियोप्सिस भी कहते हैं, इससे हमें जो है स्टार्च और मंड प्राप्त होता है। अब इसके अंदर आने वाले जो प्रमुख अनाज है उनकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपके नाम आ जाता है कौन सा दोस्तों? तो सबसे पहला नाम आ जाएगा आपके चावल। ठीक है, तो हम चावल की बात करने वाले हैं। चावल के बाद में आ जाता है दोस्तों आपके गेहूं। ठीक, गेहूं के बाद में आपके तीसरे नंबर पर आ जाता है बाजरा और फिर हमारे आ जाता है मक्का। क्लियर है? तो चावल, गेहूं और मक्का, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। चलिए, अब अगर इनके बारे में बात करेंगे तो जब हम साइंस की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी का साइंटिफिक नाम पता होना ज़रूरी है। क्योंकि जब एग्ज़ाम में साइंटिफिक नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारे सिलेबस में तो कहीं पर भी किसी भी चीज़ का साइंटिफिक नाम का सिलेबस दे ही नहीं रखा था। अरे बेटा, आपको साइंटिफिक नेम नहीं दे रखे थे। लेकिन जब आप साइंस बात कर रहे हो और साइंस के अंदर कोई भी अगर आप पर्टिकुलर जानवर की या किसी अनाज की या किसी भी फल की बात कर रहे हो तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि उसका साइंटिफिक नाम तो आपको पता होना ही चाहिए। तो चावल के अगर साइंटिफिक नाम की बात की जाए तो वो होता है ओराइजा स्टाइवा। ठीक है, ओराइजा स्टाइवा। तो आप लिखेंगे ओराइजा स्टाइवा। ठीक है, अब इंग्लिश में भी इसको यही कहते हैं तो मैं इसकी स्पेलिंग नहीं लिखवा रहा हूँ। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें, सॉरी, गेहूं का आप लिखेंगे ट्रिट्रिकम एसिडवम। क्या लिखेंगे? ट्रिट्रिकम एस्टिवम। क्लियर है? नेक्स्ट अपने आ जाता है बाजरा। तो बाजरा का आप लिखेंगे पेनिसिटम अमेरिकैनम। क्या लिखेंगे? पेरिसिटम अमेरिकैनम। ये है बाजरे का नाम। और मक्के का नाम लिखेंगे जियामेज। क्या लिखेंगे? जियामेज। ठीक है, क्लियर है? तो चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का, ये चारों आप अनाज के अंदर पढ़ने वाले हो जिसे हम अन्न कह रहे हैं। अनाज एक बीजपत्री होता है और इसे हम कैरियोप्सिस भी कहते हैं। इससे हमें स्टार्च और मंड प्राप्त होता है प्रचुर मात्रा में। गेहूं का साइंटिफिक नाम है ट्रिट्रिकम एसिडवम। चावल या धान का नाम है ओराइजा स्टाइवा।
फिर आपके मक्के का नाम है जियामेज, बाजरे का नाम है पेनिसिटम अमेरिकैनम। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे गेहूं की सबसे पहले, या हम बात करें सबसे पहले, चलो चावल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। जब हमने साइंटिफिक नाम में यही ऑर्डर है तो हमारे सबसे पहले बात करेंगे अब चावल की। ठीक है, अब बेसिकली अगर बात की जाए दोस्तों तो साइंस के सिलेबस में पादपों का आर्थिक महत्व दे रखा है, लेकिन जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ कृषि टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें भी अगर चावल से रिलेटेड कोई चीज़ पता है तो वो आप वहाँ साइंस के क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। ठीक है, साइंस में कुछ अलग से नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो जो चावल है वो कौन सी फसल है, तो ये है हमारे खरीफ की फसल है। ठीक है, अब ये खरीफ की फसलें क्या होती है, इसकी पूरी डिटेल जो है आप लोगों को ज्योग्राफी का जो कृषि टॉपिक चल रहा है वहाँ मिल जाएगी। अगर बात की जाए तो ये चावल जो है राजस्थान के अंदर कहाँ पर बोया जाता है, तो ये राजस्थान में, राजस्थान के लिए अपन लिख रहे हैं तो राजस्थान के अंदर आपके शिक्षा नगरी कोटा, फिर आपके बूंदी और बांसवाड़ा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर दोस्तों, तो कोटा, बूंदी और बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान में जो है ये चावल बोया जाता है। अगर भारत लेवल पर बात की जाए, जब भाई साइंस है तो साइंस पूरे भारत में वैलिड है, इसलिए अब इसमें बात कर ही लेंगे। तो भारत के अंदर अगर बात की जाए तो ये आपके है दोस्तों कहाँ कहाँ पर, तो असम है, बिहार है, एमपी है, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर आपके तमिलनाडु है, साउथ वाला एरिया। ठीक, तमिलनाडु के अलावा आपके महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के साथ में आपका यूपी है, यूपी के साथ में आपके उड़ीसा है, उड़ीसा के पास में आप कह सकते हो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, और कोई राज्य रह गया हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ से भारत के अंदर चावल की कृषि की जाती है। ठीक है, तो चावल जो है दोस्तों खरीफ की फसल है। ये मध्य प्रदेश है, असम है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, यूपी है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, यहाँ सब जगह ये बोया जाता है। राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए तो कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा के अंदर ये बोया जाता है। और इसकी जो प्रमुख किस्में हैं, ये जो अलग अलग टाइप होते हैं इसमें, इसकी जो प्रमुख किस्में हैं वो आप लिख लीजिए। ये किस्में आपको ज्योग्राफी के लेक्चर में भी देखने को मिलेगी और वहाँ क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे। तो एक जो आपकी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम आप सभी लोगों ने भी सुन रखा होगा, वो है बासमती। ठीक है, उसके बाद में एक आती है दोस्तों आपके गोल्डन राइस। कौन सी? स्वर्ण चावल, गोल्डन राइस। ठीक है, इसके अलावा और भी है, एक है जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ के साथ में एक और है, वो है परमल। तो ये कुछ इसकी किस्में हैं जो प्रमुख है, जिन्हें आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर ये जो आपकी जो चावल की ये वाली जो साइट है ना, ये वाला मतलब ये वाली जो किस्म है, कौन सी? गोल्डन राइस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो गोल्डन राइस है, यानी इसे आप जो है इंग्लिश में गोल्डन राइस कह रहे हैं, हिंदी में हम इसे सुनहरे चावल कहा जाता है। और ये सुनहरे चावल जो होते हैं ये विटामिन ए के प्रचुर कह सकते हैं स्रोत है। विटामिन, एक सेकेंड, इसको क्या कह सकते हैं? तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आपको याद रखनी है कि चावल खरीफ की फसल है। ये कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर बोई जाती है। ये हमारे भारत में असम, बिहार, एमपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में बोई जाती है। और किस्मों की अगर बात की जाए तो बासमती है, गोल्डन राइस है, परमल है, जगन्नाथ है, इसके अलावा भी है, लेकिन हमें ये 3-4 अच्छे से जो है याद रखनी है। इसके अलावा जो ये गोल्डन राइस जो आपकी है, या हम कह सकते हैं सुनहरे चावल या स्वर्ण दाना,
ये जो आपकी एक चावल की किस्म है, ये विटामिन ए का एक प्रमुख स्रोत है। विटामिन ए से ये प्रचुर होती है और ये चावल आपको अगर जो है विटामिन ए की कमी लगे अपने शरीर में तो बहुत अधिक आपको जो है मात्रा में इसको लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो आपके शरीर के अंदर विटामिन ए की जो कमी है वो कम हो जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलो भाई आगे बात करते हैं गेहूं की। किसकी बात करेंगे? गेहूं की। तो आप लिखेंगे दूसरी किस्म के बारे में, और दूसरी किस्म है गेहूं। ठीक, चलो भाई गेहूं का अपन ने जो है साइंटिफिक नाम तो देख ही लिया है, क्या है? टिट्रिकम एस्टिवम। क्लियर है? ये जो आपके है वो है रबी की फसल। क्या है ये? रबी की फसल है ये। ठीक, गेहूं एक रबी की फसल है, और रबी की फसल है मतलब इसे जो है आप अक्टूबर नवंबर के अंदर बोओगे, यानी जो ये अभी टाइम चल रहा है ये इसी फसल के बोने का चल रहा है, और मार्च अप्रैल के अंदर इसको काट दिया जाता है, यानी होली वाले टाइम, जो होली का टाइम आएगा उस टाइम इसको काट दिया जाएगा। ये मुख्य रूप से जो है कहाँ कहाँ पर होता है? तो राजस्थान के अंदर तो गंगानगर है, जो है आपके हनुमानगढ़ वगैरह ये वाला एरिया में लगता है, जहाँ भी पंजाब टच होता है वहाँ। और अगर भारत के अंदर बात की जाए तो भारत के अंदर ये जो है दोस्तों आपके पंजाब में है, फिर आपके हरियाणा में है, हरियाणा के अलावा आप इसका एमपी में है, एमपी फिर अपने राजस्थान के अंदर भी है, और ये यूपी के अंदर भी होता है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये लगभग जो है पूरे भारत के कई राज्यों के अंदर पाया जाता ही है। अगर इसके किस्मों की बात की जाए तो इसकी भी किस्में याद रखनी है, तो गेहूं की किस्में। ठीक है, तो इसकी किस्मों में आप कौन कौन सी याद रखोगे? आपके एक तो आ जाती है सरबती, ये याद रखना। ठीक है, कौन सी? सरबती। सरबती के अलावा इम्पोर्टेंट है आपके सोनारा। कौन सी है? सोनारा। सोनारा के अलावा एक है कल्याण सोना। कौन सी है दोस्तों? कल्याण सोना। ये इसकी कुछ किस्में हैं जो आपको याद रखनी है। एक है सोनलिका। कौन सी है दोस्तों? सोनलिका है। सोनलिका के बाद में एक इम्पॉर्टेंट आ जाती है, वो है लोकवन। कौन सी है दोस्तों? लोकवन है। तो गेहूं के अंदर आप याद रखोगे कि ये एक रबी की फसल है। ये जो है अपने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों के अंदर पाई जाती है, मतलब वहाँ कृषि की जाती है। इसकी कुछ किस्मों की अगर बात की जाए तो सरबती, सोनारा, कल्याण सोना, सोनलिका, लोकवन, ये इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अब किसके बारे में? तो नेक्स्ट आप 3rd नंबर पर लिखेंगे बाजरा। किसकी बात करेंगे हम? बाजरा की बात करने जा रहे हैं। तो ये जो बाजरा है दोस्तों, ये बाजरा आप लोगों को याद रखना है, एक तो ये खरीफ की फसल है, यानी चावल और बाजरा जो है वो साथ में बोई जाने वाली फसलें हैं। एक ही टाइप में, मतलब एक ही टाइम पे ये दोनों बोई जाती है। अगर ये मुख्यतः बात की जाए तो कहाँ पर है? तो आपके भारत में राजस्थान के अंदर है, फिर ये आपके जो है महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, महाराष्ट्र के अलावा ये आपके यूपी में है, यूपी के साथ में ये आपके हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अलावा आप देखो भाई, हो गए ना, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, ठीक है, आदि। अब इसके साथ में और भी कई राज्यों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। मुख्यतः ये 4 राज्य हैं जहाँ से बाजरे का उत्पादन किया जाता है, और पूरे भारत में अगर फर्स्ट रैंक पर बात की जाए तो राजस्थान ही है। ठीक है, तो ये आपके बाजरे का याद रखना है कि ये खरीफ की फसल है और ये कहाँ कहाँ बोई जाती है। नेक्स्ट हमारे 4थे नंबर पर जो है वो आ जाता है मक्का, जिससे आप पॉपकॉर्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉपकॉर्न बनाते हैं, जो पॉपकॉर्न बहुत अधिक महंगा बेचा जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर फिल्म के दिखाने के लिए जो थिएटर वगैरह बनाए जाते हैं वहाँ पर देखा है ना, इतना सा देते हैं पॉपकॉर्न, वो इस मक्के से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो आपके इस मक्के की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये जो मक्का है ये मुख्यतः कहाँ पर बोया जाता है? तो ये आपके यूपी में, बिहार में, ठीक है, यूपी में, बिहार में, पंजाब में,
पंजाब के साथ साथ राजस्थान में, ये आदि। ठीक, तो ये यहाँ तो बोया जाता है मक्का। इसके साथ में आपको याद रखना है कि विश्व के अंदर सबसे अधिक जो मक्के की खेती होती है वो अमेरिका में होती है। ठीक है, कहाँ पर? अमेरिका में, इसीलिए पॉपकॉर्न वहीं से आया है ये। तो अमेरिका में होती है सर्वाधिक। पूरे विश्व के अंदर मक्के की सबसे अधिक खेती होती है, वो कहाँ होती है? अमेरिका के अंदर होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। साथ ही साथ इसकी कुछ ऐसी किस्में हैं दोस्तों जिसे अभी जो है आप क्या कह सकते हैं, वाणिज्यिक किस्में हैं, यानी व्यापारिक रूप से जो आपकी कमर्शियल किस्म है इसकी, उसकी बात करेंगे तो आप इसके अंदर लिखेंगे वाणिज्यिक किस्में। ठीक है, किसकी बात करेंगे? वाणिज्यिक किस्मों के बारे में अपन बात करेंगे। तो वाणिज्यिक किस्मों के अंदर जो आपके आ जाती है वो आ जाती है, एक तो आपके पॉपकॉर्न, जिसकी अभी अपन ने जस्ट बात करी। ठीक है, ये जो पॉपकॉर्न है ये अमेरिका में ही वहीं से आया है। तो ये पॉपकॉर्न जो है एक वाणिज्यिक किस्म है। इसके साथ में इसकी एक और है, वो है दोस्तों कौन सी? मीठी मक्का। ठीक है, मीठी मक्का ये एक होती है जिसे इंडिया में अमेरिकन के नाम से जाना जाता है। फिर एक आ जाती है आपके मृदु मक्का। ये जो तीन है ये कॉमर्शियल किस्में हैं इसकी मक्के की। ठीक है, इसके साथ में मक्के की कुछ संकर किस्में हैं, यानी हाइब्रिड, यानी दो से जो है ज़्यादा किस्में मिला दी जाती है, उनके लक्षणों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसके अंदर आपके आ जाती है, जैसे एक तो आपके है विजय, याद रखना, और एक है रतन। ये दो आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक जो है शक्ति भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो संकर किस्मों के अंदर आप याद रखेंगे विजय, रतन, शक्ति, ये कुछ इसकी जो है क्या है दोस्तों, मक्के की हाइब्रिड किस्में हैं। आपको इन बातों को याद रखना है। तो जो अपन ने बात करी दोस्तों किसके बारे में? अनाजों के बारे में अपन ने बात करी। अनाज के अंदर अपन ने बात करी किस किस की? तो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, इनकी ये कहाँ पर बोए जाते हैं, ये किस टाइप की फसलें हैं, और ये जो है इनकी कुछ किस्मों के नाम आपको याद रखने हैं। बस यही पूछा जाता है इन सभी से। ठीक, चलो भाई, अनाज के बाद में नेक्स्ट जो हमारे आ जाता है दोस्तों, वो नेक्स्ट आ जाता है दालों के बारे में, यानी कि पल्स के बारे में। तो आप लिखेंगे दालें। क्या लिखेंगे? दालें। चलिए, तो दालों के बारे में अपन बात करेंगे। तो दालें जो है दोस्तों बेसिकली आप लोग सभी जानते हैं कि प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई स्रोत है तो वो है आपका दाल, क्योंकि दाल में जो है प्रोटीन और अमीनो अम्ल जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है। इसका आपसे अगर ये पूछा भी जाए कि प्रोटीन और अमीनो अम्ल का प्रचुर मात्रा में जो इसका एक स्रोत है वो कौन सा है, तो वो दाल ही है। ठीक है, तो ये तो आप यहीं पर लिख लीजिए कि प्रोटीन प्लस अमीनो अम्ल का प्रचुर स्रोत। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है कि दालें जो हैं वो प्रोटीन और अमीनो अम्ल की प्रचुर मात्रा में या प्रचुर एक इसका स्रोत है। कौन? दालें। ठीक, चलिए इसके अंदर और क्या याद रखना है, तो अब कौन कौन सी दालें हैं, जैसे आपके भारत के अंदर प्रमुख दालें कौन सी है, तो आप चना है, मूंग है, उड़द है, अरहर है, इनके बारे में। तो अब आप लिखेंगे चने के बारे में। ठीक, तो आप लिख लीजिए चना। अगर चने की बात की जाए तो चने का सबसे पहले तो आपको साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए, जो कि होता है साइमर एटिनस। ठीक है, तो आप लिखेंगे साइमर नहीं, सॉरी, साइसर है, एक सेकेंड। तो आप लिखेंगे साइसर एरिटिनस। ठीक है,
इसके बाद में आप याद रखेंगे कि अगर चने के उत्पादन में देखा जाए तो अपना प्रथम स्थान है भारत का, प्रथम स्थान किसका, तो भारत का। इसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, किसके, चने के उत्पादन में, ये बात आपको याद रखनी है। और इसकी भी कुछ किस्में हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। चावल की भी कुछ किस्में हैं, जैसे कि आपके एक तो सबसे ज़्यादा जो चलती है चावल की किस्म वो कौन सी है, काबुली चना। सभी कहते हैं ना अपन, एक कहते हैं काला चना और एक कहते हैं काबुली चना। तो ये दो तो आप नॉर्मली भी लाइफ के अंदर अपने घर पे भी कहीं पर भी होटल वगैरह में भी जाओगे तो देखा होगा, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं देसी चने भी कहते हैं। एक होते हैं आपके इंदौरी चने, ठीक है, कौन से होते हैं, इंदौरी चने होते हैं। इस चना को जो है क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इस चने को दालों का राजा कहा जाता है। दालों का राजा किसे कहा जाता है, तो चना को ही कहा जाता है। ये जो चने की फसल है, जो चना होता है, इस चने को हम क्या कहते हैं, दालों का राजा कहते हैं। चने के बाद में छोटे छोटे से हरे कलर के दानों वाली आ जाती है, कौन सी दोस्तों, तो दूसरी आपकी दाल आ जाती है मूंग। क्या आ जाती है, मूंग। तो मूंग का भी आप साइंटिफिक केवल नाम याद रखेंगे, वो होता है विग्ना। लिख लीजिए, क्या नाम होता है दोस्तों, विग्ना। एक सेकेंड, मूंग के, तो मूंग का साइंटिफिक नाम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विग्ना रेडिएटा। क्या है, विग्ना रेडिएटा इसका नाम है। इसके साथ में नेक्स्ट अपने केवल इनके नाम याद रखने हैं, वो आ जाती है दोस्तों कौन सी, तो उड़द। कौन सी दाल आ जाती है, उड़द की दाल आ जाती है। उड़द की दाल के अंदर आप याद रखेंगे विग्ना मूंगो। क्या देखो भाई, मूंग से क्या निकला, विग्ना रेडिएटा, और उड़द का हो जाएगा विग्ना की जगह तो विग्ना। और उड़द के पहले कौन आया है, मूंग, तो भाई इसके भी बाद में कौन आएगा, मूंगो, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि उड़द का क्या होता है, विग्ना मूंगो, ठीक है। कौन सा होता है, विग्ना मूंगो होता है। फिर चौथा आपके आ जाता है अरहर। कौन सा आ जाता है दोस्तों, अरहर, ठीक है। अरहर के अंदर याद रखेंगे आप कौन सा, तो कैजेनस। अरहर का क्या होता है दोस्तों, तो अरहर का होता है कैजेनस केजन। क्या होता है, कैजेनस केजन। ये अरहर का साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नाम है। तो दालों के अंदर आप क्या याद रखेंगे, दालें जो है वो प्रोटीन और अमीनो अम्ल का प्रचुर स्रोत होती है। और चने हैं, मूंग है, उड़द है, अरहर है, इनके साइंटिफिक नाम, जैसे चने का होता है साइसर एरिटिनस। ये पूरे विश्व के अंदर प्रथम स्थान पर उत्पादन इसका भारत में ही होता है। इसकी प्रमुख किस्में हैं तो काबुली चना है, इंदौरी है, काला चना या देसी चना। इसे दालों का राजा कहा जाता है। फिर अगर बात की जाए मूंग की तो विग्ना रेडिएटा इसका वैज्ञानिक नाम है। उड़द का है विग्ना मूंगो, अरहर का है कैजेनस केजन, ठीक है। तो ये कुछ दाल और अनाज के बारे में अपन ने आज पढ़ लिया है। सर इसके अंदर आर्थिक महत्व की बातें क्या आ जाती है, तो बेसिकली दोस्तों आपको उन पादपों के बारे में पढ़ना है जिससे आपको आर्थिक लाभ होता है। अब दालें अगर आप बेचोगे तो आर्थिक लाभ ही हुआ, अनाज अगर आप बेचोगे तो आपको आर्थिक लाभ ही होगा। ऐसे ही कुछ हम आगे बात करने वाले हैं सब्जियों के बारे में भी, जो जैसे कि गाजर है, आलू है, पत्ता गोभी है, पालक है, भिंडी है, बैंगन है, करेला है, तुरी है, लौकी है, टिंडा है, कद्दू है। इनके ये मतलब किससे मिलते हैं, जैसे गाजर है तो गाजर मूलों से प्राप्त होता है। मूलें जो होती है ना, पौधे की जो मूल होगी, जड़ होगी, वहाँ से प्राप्त होता है। पत्तियों से प्राप्त होने वाली है पत्ता गोभी है, ठीक है। पुष्प क्रम से मिलती है हमें फूल गोभी है। स्तंभों से क्या प्राप्त होता है, तो आलू है। फिर प्रमुख मसालों के बारे में अपन बात करेंगे, जैसे हल्दी, लहसुन, अदरक है, मिर्च है, धनिया है, सौंफ है। इनके साइंटिफिक नाम क्या है, ये कहाँ से मिलते हैं, आम का, केले का, अमरूद का, बस यही पढ़ा जाता है इसके अंदर, और कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको जितने भी पेड़ पौधे आपके आसपास दिख रहे हैं और आपने जो अभी तक मतलब अपने लाइफ में जो खाया पिया है ना, उसमें जो भी पेड़ पौधों से मिला है, पादपों से मिली जो भी चीज़ें हैं, उनके आपको जो है साइंटिफिक नाम याद रखने की कोशिश करनी है। जितने हो रखें उतने याद करिए, फ़ायदा ही होगा, कोई घाटा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ 10-12 याद एक्स्ट्रा कर लिए तो कोई घाटा हो जाएगा, नहीं, कोई घाटा नहीं होने वाला है, ठीक है।
समझ में आ गई ना बात, क्लियर है ना आप सभी लोगों को। तो बस आपको जो है क्या करना है, उन्हें याद रखना है। ऐसे ही अगर हम बात करें जंतुओं के आर्थिक महत्व के जो आपके दे रखे हैं, तो उसके अंदर भी आपको क्या करना है, जितने भी अपने ये जो एनिमल्स है उनके साइंटिफिक नाम याद रखने हैं। कोई अगर ऐसा है, जैसे देखो आप कुत्ता है जो वो पाला जाता है घर में, घोड़ा जो है उससे आपको आर्थिक लाभ होता है अगर आप शादी वगैरह में लेकर जा रहे हो तो, ठीक है। तो आपको यही पढ़ना है इसके अंदर। अब इसके अंदर जितना मैं पढ़ाऊँगा उसके साथ में अगर आपको और कोई नॉलेज मिल रहा है कहीं से, बुक वगैरह से, अपनी जो 6, 7, 8, 9, 10 की बुक्स है साइंस की, उसमें से अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है तो आपको याद रखना है उसको। ऐसे नहीं कि नहीं बस सर ने बता दिया, स्टिक नहीं रहना है। थोड़ी सी चीज़ें भाई देखो, अब पूरा का पूरा ये जो है इस चैप्टर के अंदर आपको कई चीज़ें ऐसी होगी जो करंट में भी कोई नया पौधा मिल जाए उसकी भी पूछ ली जाए, तो वो याद रहनी चाहिए। जितनी इसमें याद रख सकें आप पेड़ पौधों के बारे में उतना याद रखना है, ठीक है। आर्थिक महत्व मतलब जहाँ से भी आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट हो इनकी वजह से कुछ भी, वो सब याद रखना है। समझ में आ गई ना बात, क्लियर है ना। तो अब इसके बारे में जो है मैं कोई ज़्यादा अलग से आपको मतलब ये नहीं कहने वाला कि नहीं भाई आपको जो है मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही याद करना, नहीं। इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा, मैं हो सकता है सबका लिखवा दूँ फलों का और मैं किसी एक फल का भूल जाऊँ नाम लिखवाना साइंटिफिक, और वही पूछ ले। तो इसलिए मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर पहले ही चेतावनी दे दी है कि आप लोग भी अपने हिसाब से जो भी आपको मिले उसके अकॉर्डिंग आप भी अपने अनुसार याद कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस इस बाकी चैप्टर में जो भी बताया जा रहा है उतना ही पूछा जाएगा, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है जिसमें हर फल के बारे में अगर मैं लिखवाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसलिए जो है इसमें आप कोशिश करना कि आप लोगों को भी आपसे जो है कुछ अच्छी चीज़ें मिले तो आप इसे नोट डाउन करें, अपने नोट्स में नोट कर लें। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं, अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अगर दिल से आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपकी जो है आपकी मंजिल भी आपका इंतज़ार कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल सोच रहे हैं कि मुझे एलडीसी बन रहा है, नहीं, एलडीसी की जो पोस्टें हैं वो भी ये सोच रही है कि कितना जल्दी आप मिले। समझ में आई बात, मतलब वो भी आपको ही ढूंढ रही है और आप उसे ढूंढ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हो। अब देखते हैं कौन किसे पहले ढूंढ पाता है। और आज की दोस्तों ये क्लास छोटी रहेगी, लेकिन अगली क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों।